Hi and welcome to the discrete structure. Last session of the chapter 6 generalized permutation and combination. जिस तरह से हमने पिजन होल प्रिंसिपल और उसके बाद जनरलाइज रूल ऑफ द पिजन होल प्रिंसिपल समझा, बिल्कुल इसी तरह से हम ऑलरेडी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन को जान चुके हैं कि अरेंजमेंट एंड सिलेक्शंस के लिए हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़े से एडवांस के साथ ये जनरलाइज्ड फॉर्म पर कुछ इसके प्रॉब्लम मौजूद हैं। तो वीडियो में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स चीज़ें होंगी विद प्रॉब्लम्स, ताकि जिसके बिहाफ पर हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन दोनों को जनरलाइज मैनर पर समझ सकें। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर आओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विथ ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादर हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्री डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। रोइजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। लास्ट सेशन है हमारा जिसके अंदर हम जनरलाइज फॉर्मेट को जानेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बुक से शो करूं तो दैट इज हियर, राइट, दैट इज अ जनरलाइज्ड परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चंस को रीड करूं, क्योंकि इस क्वेश्चंस के बिहाफ पर ही हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ पर जनरलाइज रूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, परमुटेशंस विथ रिपीटेशन, यानी हम परमुटेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, अरेंजमेंट होंगी वर्ड्स की, वो रिपीटेशन के साथ होंगी। क्या चीज़ है? काउंटिंग परमुटेशन व्हेन रिपीटेशंस ऑफ द एलिमेंट इज अलाउड कैन ईजिली बी डन यूजिंग द प्रोडक्ट रूल एज एग्जाम्पल वन शोज, ठीक है। प्रोडक्ट रूल का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं कि रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट्स किस तरह से होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ आर, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अपर केस लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अपर केस हैं जो कि 26 होंगे यकीनी तौर पे, और हमें जो स्ट्रिंग बनानी है उसकी लेंथ की क्वांटिटी है r, ठीक है। अब हमें बताना है कि हम प्रोडक्ट रूल के मुताबिक कितने पेयर्स उसके रिपीटेशंस के साथ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाय द प्रोडक्ट रूल, बिकॉज देयर आर 26 अपर केस इंग्लिश लेटर एंड बिकॉज ईच लेटर कैन बी यूज रिपीटेडली, वी सी दैट देयर आर 26 टू पावर r। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम n टू पावर r के फॉर्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रिंग ऑफ अपर केस इंग्लिश लेटर ऑफ द लेंथ आर, द नंबर ऑफ द आर परमुटेशन ऑफ अ सेट विथ एन एलिमेंट व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड इज गिवन इन थ्योरम 1। द थ्योरम सेज द नंबर ऑफ द आर परमुटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिपीटेशन इज अलाउड इज n टू पावर r। तो इन सिंपल जनरलाइज परमुटेशन ये कहता है कि अगर आप परमुटेशन इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें पेयर्स रिपीटेशन के साथ बने, तो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन हम n टू पावर r इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट परमुटेशंस बता सकते हैं। So the other proof says there are n ways to select an element to a set for each of the r position in the r permutation when repetition is allowed, because for each choice all n objects are available, hence by the product rule there are n to r, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, n to power r, r permutation when repetition is allowed। Very simple, permutation with repetitions हम समझ चुके हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन विथ रिपीटेशन, यानी अब हम कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे रिपीटेशन के लिए। हाउ मेनी वे आर देयर टू सेलेक्ट 4 पीसेस ऑफ फ्रूट फ्रॉम अ बाउल कंटेनिंग एप्पल्स, ऑरेंजेस, pears if the order in which the pieces are selected doesn't matter, only the type of the fruits and not the individual piece matter, and there are at least 4 pieces of each type of the fruit in a bowl। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमें वे बताना है सिलेक्शंस के फ्रूट्स जो कि बॉल्स में हमारे पास मौजूद हैं, 4 पीसेस उसके, जो कंटेन्स किन किन फ्रूट्स के हैं, एप्पल्स हैं, ऑरेंज है एंड पेयर्स के, ठीक है। इफ़ द ऑर्डर इन विच द पीसेस आर सेलेक्टेड डजंट मैटर, जबकि जो ऑर्डर्स हैं वो मैटर नहीं कर रहे होते हैं, ओनली द टाइप ऑफ द फ्रूट्स एंड नॉट द इंडिविजुअल पीस मैटर, ठीक है। टाइप ऑफ द फ्रूट मैटर कर रहा है और जो इंडिविजुअल पीसेस हैं वो मैटर कर रहे होंगे, ठीक है। तो there are at least 4 pieces of each type of the fruit in a bowl. How many ways are there? To solve this problem, we'll list all the ways possible to select the fruit. यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं उन तमाम चीज़ों को नोट कर लिया। क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं? अगर मुझे 4 पीसेस उठाने हैं तो मैं चारों किसके उठा लूँ? एप्पल्स के उठा लूँ। अगर मुझे 4 उठाने हैं तो मैं 3 एप्पल्स एंड 1 ऑरेंज ले लूँ, 3 ऑरेंजेस ले लूँ, 1 पेयर ले लूँ। इसी तरह 2 एप्पल्स ले लूँ, 2 ऑरेंजेस ले लूँ, 2 एप्पल्स ले लूँ, 1 ऑरेंजेस, 1 पेयर्स, ठीक है। 4 ऑरेंजेस ले लूँ। इस तरह से देखिए सारे हमने क्या पॉसिबल पेयर्स बता दिए। यानी अगर मुझे बाउल से इस तरह से 4 पेयर्स बनाने होंगे तो ये तमाम पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो
the solution in the number 4 combinations with repetition allowed from a 3 element sets apple, orange and pears. इन 3 के जरिए से हमने repetitions based 4 combinations यहाँ पर बना ली है, ठीक है. To solve more complex counting problem of these types, we need a general method to counting the R combinations of an nth element. In the example 3 we illustrate such method. अब हमने यहाँ पर लास्ट में ये कहा कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे तो जैसे जैसे n की वैल्यूज़ बढ़ेगी तो हमें इस तरह के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना काफ़ी मुश्किल होता जाएगा. तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे मेथड्स की ज़रूरत होगी जो आर कॉम्बिनेशन विथ रिपीटेशंस को एक्सेप्ट कर सके और बेस्ड ऑन द क्वेश्चन हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. तो इसके लिए एग्जाम्पल 3 में इस चीज़ को सॉल्व करके दिखाया गया. क्या है, पहले तो हम थ्योरम समझते हैं फिर एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे. सो देयर आर Cn प्लस आर माइनस 1 एंड आर, यानी ये चीज़ तो हो गई हमारे नंबर ऑफ n को, जबकि r जो है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा. सो दैट इज इक्वलेंट और इक्वल टू combination of the n plus r minus 1 comma n minus 1 r combination from a set of n element with repetition of the element is allowed. So suppose that a cookie shop has 4 different kind of the cookies. अब दूसरे क्वेश्चंस की बात हो रही है, सेंस तो हम देख चुके हैं प्रीवियस में भी. Suppose that a cookie shop has 4 kinds of the cookies, ठीक है, 4 kinds की cookies है. How many different ways can 6 cookies be chosen? Assume that only the type of the cookie, assume that only the type of the cookies and not the individual cookies or the order in which they chose mattered. तो सबसे पहले तो बताया गया कि 4 काइंड की कुकीज़ हमारे पास मौजूद है. डिफरेंट वेज हमें बताना है जिसके ज़रिए से 6 कुकीज़ जो है वो चूज़ की जा सके. हमें एज्यूम ये करना है कि ओनली द टाइप ऑफ द कुकी मौजूद है, जबकि नॉट द इंडिविजुअल कुकी और द ऑर्डर, कोई भी इंडिविजुअल कुकी ना आए और ऑर्डर इन विच दे आर द चूजन मैटर करता है, जिस ऑर्डर से आप उठा रहे हैं वो चीज़ मैटर करेगी. तो सोल्यूशन के लिए हमें क्या किया गया कि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि 6 टाइप की कुकीज़ हम चूज़ कर सकते हैं. द नंबर ऑफ द वेज टू चूज़ 6 कुकीज़ इज़ द नंबर आर कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ऑफ अ सेट विथ 4 एलिमेंट. ठीक है, 4 एलिमेंट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया कि 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कुकीज़ मौजूद है. सो फ्रॉम द थ्योरम 2 वी चूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 प्लस 6 माइनस n. अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये हमारा वो फार्मूला है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, n प्लस आर माइनस 1 कॉमा n माइनस 1 6. तो दैट इज इक्वल टू C9,6. तो C9,6 को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं. हमने डायरेक्टली यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, 9 के फैक्टोरियल को और उसके बाद 3 के फैक्टोरियल को. तो बेस्ड ऑन दिस हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली. इस बेस पर हमने यहाँ पर 9 कॉम्बिनेशंस के साथ इस्तेमाल किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई वो 84 आई. तो देयर आर 84 डिफरेंट वे टू चूज़ द 6 कुकीज़, यानी 6 कुकीज़ को चूज़ करने के लिए 84 डिफरेंट मैथड्स हमारे पास मौजूद है. अब एक सेंस हमें यहाँ पर समझना है कि जब यहाँ पर 9 का फैक्टोरियल निकाला गया या कॉम्बिनेशन पे 9 लिखा गया है तो हम यहाँ पर 3 वैल्यूज़ यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पास 9 कुकीज़ की कॉम्बिनेशन थी और हमने एक को चूज़ कर लिया, ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सेकंड के लिए 8 कॉम्बिनेशन मौजूद होगी और जब हम सेकंड को कर लिया तो 7th में रहते हुए हम थर्ड के लिए एक चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो हम प्रोडक्ट रूल पे भी लिख सकते हैं और इसी चीज़ को हम कॉम्बिनेशन वेज पे भी सॉल्व कर सकते हैं. बिल्कुल इसी तरह से हम इसे चाहें तो कॉम्बिनेशन के बेसिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं. मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखूंगा 9 का फैक्टोरियल विच मीन n का फैक्टोरियल n माइनस आर. तो n माइनस आर का मतलब होगा 9 माइनस 3. ठीक है, 9 माइनस जब मैंने 3 किया तो ये आ गया 6 का फैक्टोरियल, जबकि 3 का फैक्टोरियल r के साथ रहा. आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो लास्ट में वैल्यूज़ आपके पास जो बचेगी वो 3, 4 एंड 7 ही बचेगी. ठीक है, जिस तरह यहाँ पर बच रही है क्योंकि हम इसे कैंसिल कर रहे हैं. 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, तो 3 4 7 यहाँ पे बच रहा है और यहाँ पे भी कैंसिल होने के बाद यही होगी और एट लास्ट जो वैल्यूज़ रिटर्न होगी वो 84 ही होगी. ठीक है, तो इनिशियली 9 6 था हमारे पास, हमने वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की तो बेस्ड ऑन दी टेक्निक कॉम्बिनेशन 9 और 3 का बना. तो बेस्ड ऑन दिस 84 डिफरेंट हमारे पास पॉसिबल वे आ गए कुकीज़ को सिलेक्ट करने के लिए. ओके, सो वी हैव सीन दैट कि जनरलाइज रूल में कॉम्बिनेशन विथ रिपीटेशन और इसी तरह से परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन किस तरह से सॉल्व होता है और उसकी वैल्यूज़ का आंसर हमें किस तरह से मिल रहा होगा. तो अगर हम जनरलाइज्ड फार्मूलाज को देखें कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस पे, जिसमें विथ एंड विदाउट रिपीटेशंस क्या क्या हो सकते हैं, उनके फार्मूलाज मौजूद है और नेम मौजूद है. अगर मैं आर परम्यूटेशन की बात करूं तो आर परम्यूटेशन लिखने का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ आर बेस पर आप पेयरिंग बनाना चाह रहे हैं, तो जब मैं आर परम्यूटेशंस की बात करता हूं तो इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी जब, तो उसका फार्मूला होगा n फैक्टोरियल माइनस n माइनस आर फैक्टोरियल.
और अगर मैं आर परमिटेशंस को यूज़ करूं जिसमें हमें रिपीटेशन अलाउ है, तो अभी हमने फर्स्ट स्लाइड पे ही देखा था इस सेशन के n टू पावर r था। आर कॉम्बिनेशन की बात करूं जिसमें परमिटेशन मौजूद नहीं है, तो एक सिंपल फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। जबकि आर कॉम्बिनेशंस में जिसमें परमिटेशन अलाउड है उसके लिए हमने ये टेक्निक इस्तेमाल की थी n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस वन। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी। यही वजह है कि मैंने फिर सिंप्लीफाई वाले में इसे पुट कर दिया। बात वही है क्योंकि हम यहाँ पर जिस फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं वो वही सेंस दे रहा है। ठीक है, जिसके ज़रिए से हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है। तो हमने n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल किया और डिवाइड कर दिया आर फैक्टोरियल n माइनस वन से। तो अब जो वैल्यूज़ हमें मिलेगी वो आर परम्यूटेशन आर कॉम्बिनेशन की मिलेगी जिसमें रिपीटेशन अलाउड होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हमें रिपीटेशन अलाउड की ज़रूरत होगी तो हम कौन से फार्मूले को अप्लाई करेंगे, और रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी तो हम किस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। दैट्स अप मेक सेंस होपफुली। ओके, अनदर थिंग, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द के आफ्टर द फॉलोइंग सूडो कोड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एक सूडो कोड दिया गया और हमें के की वैल्यूज़ बतानी है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। अगर आप सूडो कोड को देखें तो के की वैल्यूज़ यहाँ पर 0 से इनिशलाइज की गई है, डिफाइन की गई है। फर्स्ट लूप है जो आई वेरिएबल के साथ चल रहा है 1 to n, फिर नेस्टेड है जो i2 से चल रहा है जो कि डिपेंडेड है i1 के साथ। ठीक है, यानी जिस तरह से i की वैल्यू होगी फर्स्ट लूप में चाइल्ड की वही लास्ट वैल्यू होगी, ये चलता रहेगा। और उसके बाद थर्ड जो लूप इस्तेमाल किया गया है i ऑफ m, वो डिपेंड कर रहा है 1 to i। ठीक है, i लेकिन m माइनस वन के लिए, और बेस्ड ऑन दिस k की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा और ये लूप उस वक्त तक कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक ये टर्मिनेट पोजीशन पे ना आ जाए। तो नोट दैट इनिशियल वैल्यू ऑफ k इज़ 0 and that 1 is added to k। यही चीज़ अभी हमने देखी लास्ट में जाकर to k each time the nested loop is traversed with a sequence of the integer i1 i2 till to the value of I। तो based on this we can say that 1 is less than equal to im less than equal to im minus 1 less than equal to I of 1 less than equal to n। ये वो सीक्वेंस बनाकर यहाँ पे दिखाई गई है जिस पर हमारा ये सूडो कोड बेस कर रहा है। ठीक है, जबकि हमें मालूम क्या करना है कि वैल्यू ऑफ k क्या होगी। So the number of the such sequences of the integer and the number of way to choose m integer from 1 to n with repetition allowed. To see that, note that the once such a sequence has been selected. If we order the integer in a sequence in non-decreasing order, this uniquely define the assignment of im m minus 1 of i1। यानी ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं सिक्वेंसली नॉन डिक्रीजिंग में लेके जाऊंगा तो वह m से m माइनस वन की तरफ जाएगा until to the values of m I2 of 1 तक। Conversely, every such assignment corresponds to a unique unsorted set। Hence, from the theorem 2, it follows that k is equal to c, यानी k की जो वैल्यू होगी वो कॉम्बिनेशन पर बेस करेगी। कौन से कॉम्बिनेशन की? n प्लस m माइनस वन m, जिसमें रिपीटेशंस के साथ। ठीक है, आफ्टर दिस कोड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, यानी इस कॉम्बिनेशन के बेस पर n प्लस m माइनस वन कॉमा n के साथ जो भी वैल्यूज़ बन रही होगी एक्चुअली वही हमारे इस k की वैल्यू होगी जिसके हवाले से पूछा जा रहा है। तो ये एक टेक्निकली सेंस क्वेश्चन था जिसमें हमने कॉम्बिनेशंस को विथ रिपीटेशन अलाउड होता हुआ देखा इन सेंस ऑफ द सूडो कोड, और फिर हमने सजेस्ट करके बताया कि बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम ये रिपीटेशन सीक्वेंस को डिक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर चलेगा, और एट लास्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशंस के साथ इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही होगी। एट द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर, द परम्यूटेशन विथ इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाएगी, एग्जाम में किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो तो हम इसी सेंस के साथ उसे सॉल्व कर सकेंगे। तो सम एलिमेंट मे बी इनडिस्टिंग्विशेबल इन काउंटिंग प्रॉब्लम, व्हेन दिस इज अ केस केयर मस्ट बी टेक टू अवॉइड काउंटिंग थिंग मोर देन वंस। यानी इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट से मौजूद मुराद ये है कि कुछ परम्यूटेशंस के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें ये देखना होता है कि किसी पेयर ऑफ ग्रुप्स में या स्ट्रिंग में कौन से ऐसे करैक्टर्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। रिपीट होने की वजह से जो आंसर फर्स्ट लेटर के लिए होगा वही सेकंड के लिए हो सकता है, वही थर्ड के लिए हो सकता है अगर वो, तो इसी चीज़ को इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि कॉन्सेप्ट परम्यूटेशंस का है। क्वेश्चन समझते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रिंग कैन बी मेड बाय रीऑर्डरिंग, ठीक है, द लेटर ऑफ द वर्ड सक्सेस। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि डिफरेंट स्ट्रिंग कितने बनाए जा सकते हैं बाय रीऑर्डरिंग द लेटर, जबकि ऑर्डर को हमें जो ऑर्डर वर्ड के वो रीऑर्डर करते हैं। ठीक है, जबकि जो वर्ड हमें दिया गया वो सक्सेस। अब इसमें s को अगर मैं काउंट करूं तो x की क्वांटिटी कितनी है? 3 है, u की क्वांटिटी 1 है, c की क्वांटिटी 2 है। ठीक है, और जबकि e की क्वांटिटी जो है यहाँ पर 1 है।
भी कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है, SUCCE. Okay, because some of the letters of success are the same, the answer is not given by the number of the permutation of the 7 letter. So this word contain 3S, 2 C's, 1 U's and 1 E. यही चीज़ हमने देखा था. To determine the number of the different string that can be made by reordering the letter, first note that the 3S can be replaced among the 7 position. यानी 3 letter को 7 में से 3 जगह हम different way पे दिखा सकते हैं. जब मैंने permutations पे फर्स्ट लेटर S को 7 कंप्लीट लेटर में 3 के लिए रिजर्व करवा लिया, तो 7 - 3 पे 4 रिमेनिंग बच गए, ठीक है. तो क्या मैं सेकंड लेटर जिसकी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल C है, C के लिए 2 है, तो मैं 4/2 के लिए इसे यूज़ कर सकता हूँ. देखें यहाँ पर सबसे पहले मैंने यूज़ किया है S के लिए, फिर मैंने यूज़ किया है U के लिए, ठीक है. उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि 4 में से जब मैंने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 बच गए, तो एक मैंने U के लिए कर लिया और एक मैंने E के लिए. तो रिपीटेशंस में इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट में हमने हायर ऑर्डर से शुरू किया, जिस क्वांटिटी जिस कैरेक्टर्स की ज़्यादा थी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पे. तो मैं रीऑर्डरिंग जब वर्ड को करूँगा तो C को 7 से 3 ऑर्डर्स पे कर सकता हूँ, U को 4 से 2 के लिए पेयरिंग कर सकता हूँ कॉम्बिनेशन पे, E को 2 से 1 के लिए, और इसी तरह से E को 1 से 1 वर्ड के लिए. जो अब इन कॉम्बिनेशंस को मैं प्रोडक्ट रूल के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो फर्स्ट के लिए जब मैं सॉल्व किया तो 7 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 - 4 फैक्टोरियल यानी n - r और r फैक्टोरियल, फिर 4 2 के लिए किया, 2 1 के लिए किया, n 1 1 के लिए किया. तमाम वैल्यूज़ को हमने सॉल्व किया, लास्ट में जो वैल्यू बची वो 420 बची. इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 420, ठीक है, string can be made by reordering the letter of the word success based on the count of the element. इस तरह से क्वेश्चन डिफरेंट वर्ड्स के साथ दिए जा सकते हैं, ठीक है, रीऑर्डरिंग के हवाले से. तो हम काउंट देखते हैं, काउंट देखने के बाद कॉम्बिनेशंस बनाते हैं बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन वैल्यूज ऑफ द वर्ड काउंट, और उसका भी प्रोडक्ट लेते हैं, और जो लास्ट में वैल्यू आ रही है दैट विल बी द आंसर ऑफ द इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ सेंस ऑफ द परम्यूटेशन, राइट. सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर 6. होपफुली यू गॉट इट एवरीथिंग कि जनरलाइज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन क्या है, किस तरह से हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं. परम्यूटेशन विद रिपीटेशन का मतलब n टू पावर r है, जबकि कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशंस में हम फार्मूला जो इस्तेमाल करते हैं वो n + r - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n - 1 का है. सेंस में हमें ये पूछा जा सकता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, उसका फार्मूला क्या है. तो वो हम देख चुके हैं इस वीडियो के लास्ट तक, और फिर लास्ट में हमने देखा कि परम्यूटेशन इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे. तो फुल सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी. फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ. वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और कुछ अगर समझ में नहीं आई है या कोई पॉइंट्स मैं जो है वो उसमें थोड़ा सा लेकिन कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन पर उस पर मज़ीद स्ट्रॉन्ग वे पर आपको समझा सकूँ. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. चैप्टर 7 जो होगा हमारे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का होगा. तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड तो हम कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट पे ये सामने ही आपको दिख रहा है. लेकिन सॉरी, जो चीज़ें भी उसमें इंपॉर्टेंट होंगी स्टैट्स और मैथ्स से रिलेटेड, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या मैथ्स से, वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो सी यू देयर.